यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो अभी ये हमारे मेंबर्स ऑफ रेलवे बोर्ड की प्रॉपर लिस्ट है, जिसको हमको ध्यान रखना है। हमें पता रखना है कि हमारे, इसको थोड़ा बड़ा दो तो बड़ा कर सकते हैं ऐसा। अच्छा बड़ा नहीं सकते क्या? आपको मैं इस साइट का लिंक दे दूंगा, है ना। इस साइट का मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप आराम से इसको खोल के कभी भी देख सकते हैं, है ना। कोई इशू नहीं है ना। ठीक है। तो जैसे अपने सीईओ साहब अनिल कुमार लाहौटी, है ना, इंफ्रा के जो मेंबर हैं वो, उनका नाम दे रखा है ना। और रूपेन सुनकर, फिर नवीन गुलाटी जी हैं, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट जया वर्मा सिन्हा, और मेंबर फाइनेंस अंजलि गोयल। ठीक है। आरपीएफ का जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है संजय चंद्र जी। ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टर जनरल एचआर मोहित सिन्हा, डायरेक्टर जनरल आरएचएस सुगंधा राहा, और डायरेक्टर जनरल सेफ्टी ब्रजमोहन अग्रवाल। इसके अलावा जो हमारे अलग अलग जो रेलवे जोन हैं उनके जीएम वगैरह के नाम जो हैं वो सब दे रखे हैं। इसमें जो मेन इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उसके अलावा भी सीएलडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू, आईसीएफ, है ना, आरसीएफ। तो एक तो कि इन सब का ये है कहाँ पे, ये सब भी पूछा जाता है। जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस साल, लेकिन एक साल IREN इरिन के बारे में पूछा था कि वो कहाँ पर है। ठीक है। फिर IRECN कहाँ पे है, इरिसेट किधर है ना, फिर IRITM कहाँ है। तो ये विभिन्न जो हमारे महत्व के ICF कहाँ है, तो इन सब के बारे में ये प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो नॉट नेसेसरली कि आपको उसका जीएम पूछेंगे, जीएम पूछने के चांसेस मुझे थोड़ा कम लगते हैं, क्योंकि अभी ऑल इंडिया लेवल पे हो गया, तो पर्टिकुलरली पूरे 17 के जीएम पूछना थोड़ा मतलब पॉसिबल मुझे नहीं लगता है कि है। लेकिन फिर भी हमें देखना है आरडीएसओ कहाँ है, जो मेन संस्थान है वो उनका कहाँ है, उनका हेडक्वार्टर, ये तो पता हमें होना ही चाहिए। उसके अलावा हमें अपने सारे जो जोन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, है ना। नॉर्दर्न रेलवे का किधर, नॉर्थ सेंट्रल का किधर, अपना सेंट्रल का किधर, वेस्टर्न का किधर, ये तो हमें सबको मालूम ही है। सदर्न रेलवे का कहाँ पे है, साउथ सेंट्रल रेलवे का कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, तो इन सब का मुख्यालय हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। ये रेलवे स्पेसिफिक हो गया कि भाई रेलवे के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रेलवे के जोन्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उनके मुख्यालय कहाँ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब हमको देखना है। उसके अलावा जैसे भारत में जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, पिछली बार पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, है ना। पिछले बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछे थे ना। प्रमुख लोकेशंस हैं, जामा मस्जिद दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, राजघाट दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा, शांति वन, लोटस टेम्पल, लोधी गार्डन, ये सारी चीजें दिल्ली में है। फिर अजंता के जो है वो महाराष्ट्र में है, लोरा के महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा के महाराष्ट्र में है, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, हैंगिंग गार्डन मुंबई, मालाबार हिल्स, टावर ऑफ साइलेंस, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में है, ताजमहल आगरा में है, अकबर का मकबरा आगरा में है, अमरनाथ की गुफा जो है वो कश्मीर में है, डल लेक कश्मीर में है, शालीमार बाग भी श्रीनगर में है कश्मीर में, वैष्णो देवी ये भी कश्मीर में है, फिर जम्मू एंड कश्मीर में है, शाही चश्मा, ये शाही चश्मा अगेन वही श्रीनगर में है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। तो इस जो प्रमुख जो हमारे मतलब ये एक इंडिकेटिव है, जरूरी नहीं है कि जो इसमें दिया गया है वही पूछा जाए, लेकिन हमें है कि जितना हम कोशिश कर सकते हैं उनको याद करने की, वो हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना है ना। हाल फिलहाल में बने हुए अभी बहुत ये है कि रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो कहाँ बन रहा है, तो ये सब प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं कि मतलब जो भारत के महत्वपूर्ण जिसका भारत के संस्कृति और इतिहास से संबंध है वो सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हमको ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में बहुत
करंट अफेयर्स का तो ऐसा है कि आप क्या बोल सकते हैं, अनंत है ना। तो ये एक साइट का लिंक है जिस पर करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा वो लिंक। तो आप इस पे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के क्विजेज हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे अभी विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन कौन सी कंट्री के साथ भारत ने साइन किया था, तो इजराइल के साथ साइन किया था, है ना। रक्षा संबंधी विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन। उसके बाद पुनीत सागर अभियान, है ना, ये किस इंस्टीट्यूशन का ये है, मतलब किसने शुरू किया है, तो एनसीसी करके आपको पता होगा, एक इंस्टीट्यूशन चलता है भारत में जो बहुत हद तक नागरिक सुरक्षा और इन सब चीजों से संबंधित है। तो उसने पुनीत सागर अभियान शुरू किया था। विच कंपनी हैज वोन द बिड टू बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जेवर, है ना। अपन सुनते हैं ना कि जेवर में किसको मिला पोर्ट बनाने का, तो वो टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है। उसके बाद व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन कॉइन्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या है कि आजादी के अमृत महोत्सव में जो के नाम पे जो सिक्के ढाले जाएंगे वो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली हैं, मतलब उभरे हुए होंगे। उसको देख के अंधे लोगों को भी आसानी होगी वो पैसे के डिनोमिनेशन को पहचानने के लिए कि वो मतलब कितने पैसे का है। व्हाट इज द एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट सेट बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने है NHAI ने क्या है कि 1750 किलोमीटर 22-23, है ना। इससे क्या होगा कि 20,000 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे, जिससे कि नए रोड्स और बनाने में हमें मदद मिलेगी। What is the name of unified portal launch for inviting nomination of various awards, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी भारत सरकार का एक चल रहा है कि जो भारतीय जो पुरस्कार मिलते हैं उनको लोकतांत्रिक किया जाए। अभी जो आपने देखा होगा खास करके पद्मश्री में खास करके ऐसा हुआ है कि बहुत भारत के विभिन्न इलाकों से बहुत ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है जिनके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी या लोग पहले से इनको जानते नहीं थे। पहले मतलब ऐसा ट्रेंड था कि जो थोड़े पॉपुलर लोग थे जिनका मीडिया के सामने एक्सेस था उन लोगों को ही पुरस्कार मिल रहे थे। लेकिन अभी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल एक बना है जिससे कोई भी अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो समाज सेवा के काम में कर रहा हो या किसी भी प्रकार से समाज के लिए अगर अच्छा काम कर रहा है, तो उसका नॉमिनेशन किया जा सकता है, जिससे पारदर्शी तरीके से जो समाज के सभी वर्ग के लोगों से अगर संभव हो तो वो पुरस्कार दिए जाएं। ठीक है। और इसका जो कब तक नामित करने की तिथि है वो 15 सितंबर 2022 तक ऐसे रहती है। इंडिया रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन विथ विच ग्लोबल ब्लॉक्स। ठीक है। तो सिक्योरिटी और डिफेंस कंसल्टेशन भारत ने अभी किनके साथ किया था, तो जवाब है यूरोपियन यूनियन के साथ। विच कंट्री ओवरटुक सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड। अभी काफी इस पे काफी चर्चा चल रही है, ये काफी गर्म मसला है कि भारत ऐसे समय में जबकि रूस के ऊपर दुनिया में अभी एक और प्रश्न इससे भी बनता है कि अभी यूरोप के किन दो राष्ट्रों के बीच युद्ध चल रहा है जो कि अभी काफी लंबा खिंच चुका है। तो यूक्रेन और रूस के बीच में काफी दिनों से लड़ाई चल रही है, जिसमें कि पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सहित जो है वो रूस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत अभी इसमें तटस्थ दिखाई दे रहा है ना, कोई समस्या इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ नहीं पड़ रहा है, उसको दिखाई इतना ज्यादा थोड़ी बड़ी नहीं हो पा रही ना स्क्रीन। देखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हेलो, अब दिख रहा है? हाँ अब बड़ा हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा बड़ा कर दूं?
हाँ और कर दो थोड़ा, तब दिखा। हाँ अब दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है। तो जैसे अभी सऊदी अरबिया के साथ, सऊदी अरबिया भारत को सेकंड लार्जेस्ट जो क्रूड ऑयल का सप्लायर था, 2 वर्षों हेतु नवंबर 2022 में पूर्ण हो चुकी थी, जिससे 50-13% की वेरिएशन अवधि मार्च 2023 में
अरेबिया जो है पहले इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल था, लेकिन अभी रूस हो गया है। रूस को लेके काफी दिनों तक काफी चला था, विवाद अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि भारत जो है रूस से अपने संबंध, व्यावसायिक संबंध जो है उसको तोड़ ले। लेकिन अभी भारत के लिए ये हितकर नहीं है, क्योंकि हमें ऑयल की सप्लाई चाहिए और रूस अभी काफी सस्ते दर पर हमें ऑयल की सप्लाई कर रहा है ना। तो इस हिसाब से भारत रूस के साथ अपने व्यावसायिक संबंध जो है बिल्कुल तोड़ नहीं सकता है। और अभी भारत काफी मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब इसका असर क्या है अंतर्राष्ट्रीय इस पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि रूस को पैसे से कमजोर कर दिया जाए ताकि वो यूक्रेन में हो रहे युद्ध से पीछे हट जाए, है ना। और पश्चिमी देशों का दबाव रूस के खिलाफ है। दूसरी तरफ यूक्रेन के में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन के लोग काफी मारे जा रहे हैं, तो मानवाधिकार में भी उसके काफी मामले आ रहे हैं। और उसके अलावा ऐसा है, एक प्रश्न यूक्रेन के बारे में पहले भी बोला जाता रहा है और पूछा जाता रहा है कि यूक्रेन को यूरोप के रोटी का कटोरा बोलते थे। मतलब यूक्रेन जो है वो वहां के सबसे उपजाऊ जगहों में से एक है, तो वहां पे युद्ध होने से कई तरह के अनाजों की किल्लत जो है यूरोप और पूरी दुनिया में हुई है ना। तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम इन दोनों देशों के बारे में थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि यूक्रेन की राजधानी है और रशिया की राजधानी है, और यूक्रेन को किस तरह से फेमस है इसके बारे में। इंटर स्टेट काउंसिल है ना, किस अधिनियम के तहत है ना बनाई गई, तो इसका जवाब है 263। ठीक है। अब इंटर स्टेट काउंसिल क्या है ना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मतलब प्रशासन से संबंधित विभिन्न जो मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है, और इसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जिसके अंदर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक जो हैं हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, वो उसके सदस्य होते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन है 263 के हिसाब से किया गया है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। अब भारत में रोड सेफ्टी प्रोग्राम को लेके $250 मिलियन हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ताकि हम रोड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए है ना अपने सड़कों का निर्माण कर सके, और वहां पे रोड सेफ्टी पे ध्यान मतलब एक्सीडेंट हो तो उसमें जान जाने की जो घटनाएं हैं वो कम हो। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमको $250 मिलियन का लोन दिया है। एक बिल है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022 में आया था। ठीक है। अब ये जो है इस बिल को कौन सी जो मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय जो है इससे संबंधित है। ठीक है। तो इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। भारत ने एक डॉर्नियर रिकोनाइसा एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को गिफ्ट किया है। अच्छा, एक प्रश्न पिछली बार भी शायद मुझे लगता है गरबा से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछा गया था। गरबा से ही संबंधित पूछा गया था, आप लोग को याद है? कि गरबा कहाँ का नृत्य है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गरबा से संबंधित ही पूछा गया था। तो गरबा एक डांस फॉर्म है और कहाँ किया जाता है, तो डांस फॉर्म्स के बारे में भी देखना थोड़ा जरूरी रहेगा, है ना। गरबा है गुजरात का, भरतनाट्यम, कथक
कथकली, कथक, फिर ओडिशा का जो बहुत ओडिसी जो है वो बहुत फेमस डांस है, असम का बिहू। तो ये सब विभिन्न तरह के जो नृत्य कलाएं हैं भारत में, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देखना अच्छा रहेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कौन से राज्य के अंदर इनॉग्रेट किया है? तो उसका जवाब है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के अंदर है ना एक 660 करोड़ रुपए में है ना बनाया गया है। वीर बालक मेमोरियल और स्मृति वन कहाँ बना है? वीर बालक मेमोरियल और स्मृति वन दोनों हमारे गुजरात में। अब गुजरात के प्रश्न पिछले बार भी काफी पूछे गए थे। एक बार मुझे याद आ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी पूछा गया था कि कहाँ है, और गरबा भी पूछा गया था। तो वीर बालक मेमोरियल और स्मृति वन, इन दोनों के बारे में भी देख लेना सही रहेगा। अच्छा, और सबसे दुनिया में सबसे बड़ी कैपेसिटी का क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक स्टेट है जिसने स्टार्टअप पिच चैलेंज स्टार्ट किया है। स्टार्टअप अभी आज के दौर में जितने भी नए जो एंटरप्रेन्योर्स जिसको आप कहते हैं, वो अपने स्टार्टअप्स के साथ आते हैं। तो एक राज्य है जिसने कि स्टार्टअप पिच चैलेंज स्टार्ट किया। अभी जितने भी स्टार्टअप आप इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं वो बेसिकली बेंगलोर या पुणे उसका एक बड़ा हब बन के उभरा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाब है वो है कर्नाटक। स्टार्टअप पिच चैलेंज जो है वो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करने के लिए कर्नाटक ने प्रारंभ किया था। Which Indian state recently allowed the sale of locally made wine, है ना, locally made wine। तो अब इसके विषय में है कि कौन सा राज्य ने इसकी अनुमति दी है? तो उसका जवाब है मिजोरम। मिजोरम कैबिनेट ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो 2 एरियाज हैं है ना, चंफई और नाहलान, उसके अंदर जो है हम वाइन बना के है ना उसको बेचेंगे। अभी 1 जनवरी 2023 तक कहां पे पटाखों के निर्माण और बेचने पे रोक लगी हुई थी? ठीक है, तो फिर न्यू दिल्ली में है ना, पटाखों, क्योंकि प्रदूषण की काफी समस्या रहती है नई दिल्ली में है ना, पराली जलाने, और खास करके जब ठंड दिल्ली में बढ़ती है तो फॉग का जो है बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है। तो हर वो चीज जिससे कि धुआं हो उसको सरकार रोकना चाहती है। आपने ऑड एंड इवन फॉर्मूला भी सुना होगा, फिर पराली को लेके जो पंजाब और दिल्ली का जो विवाद होता रहता है उसके बारे में भी जानकारी होगी। तो इसी के मद्देनजर जो दिल्ली सरकार ने है बीच में पटाखों को चलाने पे या बनाने पे रोक लगाई थी। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो जवाब है राजीव बहल। राजीव बहल साहब हैं ICMR। ICMR का नाम काफी आ रहा था जब कोविड जब फैल गया था, तो उसके लिए जब टीके या क्या दवा होनी चाहिए, कैसा इलाज होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, तो उसको लेके ICMR काफी चर्चित रहा था, और उसका डायरेक्टर डीजी जो है वो राजीव बहल साहब को बनाया गया है। Which institution launched a year-long awareness program मतदाता जंक्शन in collaboration with All India Radio? अब ये सवाल तो मतलब जो इसका उत्तर है वो खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि मतदाता जंक्शन, तो मतदाता को अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करेगा? डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करती है ना, उनका जो मतदाता पहचान पत्र वगैरह तैयार रखती है, और उनको सभी हमारे मताधिकार प्राप्त लोगों को जागरूक करती है कि मतदान करना केवल आपका अधिकार ही नहीं है, आपका कर्तव्य भी है। क्योंकि जनतंत्र में यदि जन का भागीदारी नहीं होगी तो फिर तंत्र भी
उसी तरह से ढीला पड़ जाएगा। तो इसीलिए ECI का रोल रहता है, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ ये स्टार्ट किया है। अब है कि किशनगंगा और रातले प्रोजेक्ट है ना, कौन से यूनियन टेरिटरी में हैं? तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारा काम अभी चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, है ना। अभी हाल में मैंने जिक्र भी किया था कि झेलम नदी पे सबसे ऊंचा रेल का पुल बन रहा है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। Google collaborated with which state to drive digital led learning and skill development for students and youth? ठीक है, तो कौन से राज्य के साथ जो है वो डिजिटल लेड लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए गूगल ने कोलैबोरेशन किया है? तो उसका जवाब है असम। एक कॉमर्स और इंडस्ट्री ने एक पुरस्कार दिया था मोस्ट पॉपुलर GI, है ना। मतलब उसका जो है अवार्ड है वो हैदराबादी हलीम को मिला है। मतलब कि ये कोई ऐसा फूड है, एक ऐसी एक जैसे कई खाद्य सामग्रियों से उस जगह की पहचान होती है ना। जब हम बात करते हैं कुछ दाल बाटी की, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ बोलिए बारे में है कि ज्योग्राफिकल GI वो जिससे कि उसके बारे में पता चलता है। तो विभिन्न तरह के जो हैं, उसके बाद हैदराबादी हलीम को ये दिया गया है। अच्छा, बीच में एक विवाद भी हुआ था कि रसगुल्ला जो है वेस्ट बंगाल, उसको लेके ओडिशा ने भी काफी क्लेम किया था कि ये भाई हमारा प्रोडक्ट है। तो कई बार इसको लेके भी, मतलब इन सब चीजों को लेके भी विवाद रहते हैं। Who is the head of IRDAI committee set up for increasing health insurance coverage? है ना, हम हमेशा टीवी पे तो देखते तो रहते हैं IRDA का ऐसा कहना है इंश्योरेंस लीजिए। तो IRDAI जो है चेयरमैन है ना, जो कमिटी इसके बारे में जो बनी है उसके अध्यक्ष राकेश जोशी जी हैं। साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये वंदे भारत ट्रेनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वंदे भारत से लगातार प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो वंदे भारत कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, कौन कौन सी जगहों पे, इसके बारे में देखिए। तो पहला है कि हमारा पहला वंदे भारत मैसूरू को साउथ इंडिया का पहला जो मैसूरू को कनेक्ट करेगा चेन्नई से। इसके अलावा वंदे भारत कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कोई आइडिया है आप लोगों को? वंदे भारत ट्रेनें कहाँ कहाँ चल रही हैं अभी? हबीबगंज से दिल्ली। हाँ, और एक तो गांधीनगर से मुंबई भी चल रही है ना? यस सर। हाँ, तो वंदे भारत के बारे में थोड़ा देख लेना चाहिए। और कहाँ से बन रहे हैं इनके कोचेस? वंदे भारत में उपयोग किए जाने वाले कोच कहाँ पे बन रहे हैं, है कोई आइडिया? इसका आइडिया नहीं है कुछ। चेन्नई, ICF चेन्नई ना? ICF सर। हाँ, ICF, सही। हाँ, तो इन सब के जैसे जो भी नई ट्रेन है या नया कुछ चल रहा है उसके बारे में स्पेशल नजर रखनी है हम लोगों को, है ना। उसके बाद मैं ये लिंक तो आपको भेज ही दूंगा, ये जीके टुडे करके साइट्स है, इस पे अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, खास करके समसामयिक जो है ना, काफी अच्छा कलेक्शन इन लोगों ने करके रखा है। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो हम लोगों को खुद से देखना पड़ता है, मतलब जो टॉपिक ये कवर नहीं कर रहा है। हालांकि ऑप्शंस हैं और भी, आप करंट अफेयर्स है, करंट मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो अपने पास कितना समय है
क्योंकि करंट अफेयर्स का कभी एंड होने वाली चीज है नहीं। उसके बाद क्या था, UTS ऑन मोबाइल, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब देखिए, अब मोबाइल से संबंधित है तो जनरली हम लोगों को क्या लगता है, या हालांकि इसमें जो सवाल ही हैं वो प्रॉपरली नहीं दिए। क्यों? इसलिए कि इसमें थोड़ा IT मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करता ना, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन अब ऑप्शन में रेलवे के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पावर और स्टील है। अब पावर मिनिस्ट्री या स्टील मिनिस्ट्री बहुत कम चांसेस है ना। तो UTS क्या है? अनरिजर्व टिकट बुकिंग सिस्टम। ठीक है, तो अनरिजर्व टिकट बुकिंग सिस्टम क्या है भाई, कि आप आराम से जो टिकट बुकिंग मोबाइल पे कर सको। आपको जाके लाइन में लग के जो अभी जो अनरिजर्व टिकट बुक करने का है प्रोसेस, उससे बच जाओगे आप, है ना। टिकट अब 5 किलोमीटर एंड सब अप टू 2 किलोमीटर वहां का जो पैसेंजर है ना, उसको 5 से 2 क्या कहते हैं, टिकट बुक करने की फैसिलिटी जो है वो देगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्टार्ट किया है। तो विच इज द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। ऑडिट करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट किसने बनाया? तो तमिलनाडु ने, है ना। ऑडिट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि मतलब जो बेसिकली इसका जो मोटिव है कि अननेसेसरी जो खर्च है उसको कंट्रोल किया जाए, है ना। और जो खर्च हो रहा है वाकई में उसकी कैसी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में वो चेक करता है। तो तमिलनाडु ने DG ऑडिट करके एक रोल, एक पोस्ट बनाया है। UPSC कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। UPSC में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो 10 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। और फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी, अभी भी उसके अंदर 4 मेंबर की वैकेंसी है, ऐसा ही बता रहा। अरुण कुमार सिंह, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ BPCL, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो BPCL के जो पुराने चेयरमैन थे वो अब बन गए हैं MD ONGC के, ठीक है, जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का जो एक तरीका है, उसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनका जो 23वां फेज है, जिसका सेल किया गया 11 नवंबर से 15 नवंबर पिछले वर्ष, उससे 676 करोड़ रुपए जो हैं हम लोग, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, है ना, चुनाव प्रचार और इन सब के थ्रू, जिसमें से 676 करोड़ में से 545 करोड़ जो रुपए थे वो अज्ञात दाताओं ने दान किए हैं, है ना। अभी देखिए हमारे देश में कितने दानी लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं। Center for Maritime Economy and Connectivity is to be set up in which state? अब मैरीटाइम इकोनॉमी, मैरीटाइम का जहां भी आएगा जिक्र, तो इसका मतलब है कि ये जलपोत से लेके रिलेटेड है। लेकिन इसका जो इकोनॉमी और कनेक्टिविटी, इसका जो सेंटर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ऑप्शंस भी इसमें दे रखे थे, जिसमें आप देखो कहीं भी कोई सा भी, तेलंगाना भी मेरे को लगता है कि ये भी समुद्र किनारे नहीं है, है ना। तो हमारे हम निर्णय कर रहे हैं उनके बारे में, जल से संबंधित, और उसके हेडक्वार्टर बना रहे हैं दिल्ली में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? FSSAI का
मार्क या ऐसा कुछ कहाँ किसके संबंधी आप देखते हैं? जब कोई खाने पीने की जो सामग्री हम लेते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि FSSAI का जो है वो उस जरूरत रहती है उससे परमिशन लेने की। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ये नजर रखता है कि जो खास करके पैकेज जो फूड मिल रहे हैं वो मतलब हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसको देखती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप hosted India's first model G20 summit in which state? अब ये सवाल जो है वो है कि देखिए G20 समिट का जो है ना वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका हो रहा है, ठीक है। जो मेन जो ये होने वाला है वो कश्मीर में होगा शायद, लेकिन उसके अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो अलग अलग राज्यों के अंतर्गत हो रहे हैं, जिसमें कि India's G20 Sherpa Mr. Amitabh Kant inaugurated India's first model G20 organized by Ram Bhau Lagi Prabodhini Institute of। तो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप है ना, उसका जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है। इंडिया एग्रीड फॉर ट्राइलैटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव इन फील्ड्स इंक्लूडिंग एनर्जी, डिफेंस, इकोनॉमी विथ विच कंट्रीज, है ना। अब ट्राइलैटरल है तो 3 देशों के बीच होगा, तो 3 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस और यूएई। इनके साथ इंडिया ने ऊर्जा, रक्षा और वित्त से संबंधित कोऑपरेशन हम करेंगे, ऐसा सहमति दी है। अब NPC है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इज एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो सवाल है बहुत अच्छा है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है जो पेटेंट वगैरह जो होता है ना उस पर भी इनकी नजर रहती है। भारत में बने पहले क्रूज शिप का नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा विलास। गंगा विलास। और ये कहां से कहां जाएगी? सेलिंग द लॉन्गेस्ट अलोंग सेवरल रिवर सिस्टम एंटर्ड आसाम फ्रॉम बांग्लादेश, और वाराणसी से ये चली थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के चेयरमैन कौन है? उनका नाम है राजेश मल्होत्रा, ठीक है। वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में है, 1989 बैच के राजेश मल्होत्रा साहब, उनको बनाया गया है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का DG। द पायलट ट्रायल ऑफ MD-15 buses and prototype launch of M100 was launched in which सिटी, ठीक है। ये है बेंगलोर, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है, प्रोटोटाइप लॉन्च जो है नितिन गडकरी साहब ने किया, जो कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे। अब मंत्रालय जो प्रमुख मंत्रालय हैं उसके जो मंत्री हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लेना सही रहेगा। खास करके अपना रेल मंत्री तो सबको मालूम ही है, प्रधानमंत्री मालूम होने चाहिए, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, है ना। और जो जिन क्षेत्रों में ज्यादा काम हो रहा है, तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे अभी बहुत हॉट डिपार्टमेंट बना हुआ है सरकार का, काफी ज्यादा हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें नितिन गडकरी साहब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च। अभी हम देख रहे थे ना थोड़ी देर पहले ICMR के बारे में पूछा था एक प्रश्न, ठीक है, उसके DG के बारे में। अब ये पूछ रहा है कि एथिकल गाइडेंस ऑफ AI इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले जो इसमें है, अब अगर कोई पूछे कि AI मतलब का इस्तेमाल करके टाइपिंग करने वाला जो सॉफ्टवेयर है जो वो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो ध्यान देना कि वो ChatGPT करके एक सॉफ्टवेयर है ना। आप उसको किसी भी विषय में कुछ बोलते हैं कि भाई मुझे इस विषय में कुछ लिखना है, तो वो आपके पैटर्न्स, आपके जो मतलब
जिस तरीके से आप सोचते हो ना, बिल्कुल उस तरीके से वो तैयार कर देता है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है कि आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या कैसे लिखते हो, इन चीज़ों के बारे में वो स्टडी करता है और बिल्कुल आपके हिसाब से वो चीज़ें तैयार कर देता है। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो कई जगहों पर हो रहा है ना। अब लोगों की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कम करके मशीनों की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन अब इससे खतरे भी कई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, है ना। तो कहा जा रहा है कि एथिकल गाइडलाइंस, मतलब कहाँ पे उसका इस्तेमाल जो करना है वो नियमानुकूल होगा, एथिकल होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो इसके लिए हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च में उनके उपयोग के नैतिक जो गाइडलाइंस हैं उसको जारी किया है ICMR ने। अभी इंडिया ने साइन किया है MOU विथ विच इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस। इस साल को वर्ल्ड ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहा जा रहा है ना। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, है ना, जो हम बाजरा, रागी वगैरह जो अपन मोटा अनाज जो है उसके साथ मतलब क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिलेट्स। और ये जो मिलेट्स जो हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं। जो मोटा अनाज है वो सुपाच्य होता है, उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आराम से पच जाता है, शरीर में जो चर्बी इत्यादि कम होती है उससे, और हमारा पाचन तंत्र जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो इसको लेके WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, है ना, भारत ने MOU साइन किया है कि भाई हम इसके क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करने को उत्सुक हैं। तो ये मिला जुला के 40-50 प्रश्न हैं जो अभी समसामयिक इस पे हैं, लेकिन प्रश्नों का जो है वो इतने पे खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। तो किसी भी अभी हाल फिलहाल में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, जैसे कि अभी हाल में इस साल कौन सा बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, ध्यान में है किसी के? इस साल जब जैसे दुनिया के 3-4 बड़े स्पोर्ट्स इवेंट है ना, एक तो ओलंपिक है, ओलंपिक का तो ये वर्ष है नहीं, ठीक है। तो इस साल कौन सा महत्वपूर्ण खेल का इवेंट हुआ है? फुटबॉल देखते हैं कोई? आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, फुटबॉल देखते हैं क्या कोई? फुटबॉल वर्ल्ड कप इस साल हुआ और कहाँ हुआ था? फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? किसने जीता? इसकी याद करें, ध्यान है? अर्जेंटीना ने जीता था सर। हाँ, अर्जेंटीना ने जीता। कतर में हुआ था ना? हाँ, कतर में हुआ था, और फ्रांस को हराया था। फ्रांस को हराया था, बिल्कुल सही। हाँ, तो जो और इस साल फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है। हाँ सर। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में ही है सर। हाँ, इंडिया में। हाँ, इंडिया में होने वाला है, और फाइनल भी मेरे ख्याल से निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा, अहमदाबाद में सर। हाँ, तो ये जो प्रश्न है ये सब पूछे जा सकते हैं। अब दूसरे खेलों में आ जाइए तो टेनिस देखते हैं आप लोग, क्या फॉलो करते हैं? हाँ, देखते हैं कभी। हाँ, नहीं देखते नहीं भी हो तो एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। टेनिस के 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, है ना। अमेरिकी ओपन, शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, 4 होते हैं। तो चारों के विजेताओं का नाम जो है वो ध्यान रख लेना चाहिए, है ना। और इसी बीच जब कोई नया रिकॉर्ड बनाता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। तो
अभी सबसे कम उम्र में अमेरिकी ओपन जीतने के बाद जो है स्पेन का खिलाड़ी है अल्कराज, वो सबसे कम उम्र में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना था। तो ये प्रश्न हो सकता है कि सबसे कम उम्र का जो मेल है ना नंबर 1 खिलाड़ी कौन था। और अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा हफ्तों तक, जब सबसे ज्यादा समय तक वर्ल्ड रैंक 1 रहने का रिकॉर्ड बनाया है ना। तो मेल में मतलब मर्दों में नोवाक जोकोविच है और महिलाओं में स्टेफी ग्राफ थी, अभी भी है, मतलब जर्मनी की स्टेफी ग्राफ सबसे ज्यादा समय तक वर्ल्ड नंबर 1 रही। फिर मर्दों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का अभी राफेल नडाल है ना, और महिलाओं में मार्गरेट कोर्ट। तो इस तरह के प्रश्न, मतलब एक प्रश्न से ही कई सारे प्रश्न का खुल जाता है ना कि ये हुआ था अमेरिकी ओपन कौन जीता, तो नोवाक जोकोविच, तो उसके आगे के प्रश्न थोड़े उससे आसपास ही खुल जाते हैं। फिर अभी वो हो गया, फुटबॉल हो गया, उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि भारत में जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेना जरूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में देखना जरूरी है कि हाँ भाई ये चीजें, ये इमारतें कहाँ हैं, ये है, या जो प्रमुख हमारे मंदिर हैं, सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है, या एलोरा मंदिर कौन से जगह पे है, या ताजमहल कहाँ पे है। तो इन सब चीजों के बारे में मतलब जानकारी जरूरी है, इतिहास से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, तो इसके विषय में देखना जरूरी है। रेलवे से संबंधित जैसे मैंने बताया कि सारे मुख्यालय जो है उनके बारे में पता कर लीजिए, सारे मुख्यालय याद कर लीजिए, कहीं भी कोई मतलब सबसे ज्यादा मुख्यालय हैं कहाँ कहाँ पे। कलकत्ता और मुंबई है ना। कलकत्ता में कहाँ कहाँ का मुख्यालय है, कौन कौन से रेलवेज का? है किसी को ख्याल? कौन कौन से रेलवेज हैं जिनका मुख्यालय कलकत्ता में है? NFR सर। NFR का नहीं है शायद, NFR का ईस्टर्न रेलवे का। हाँ ईस्टर्न रेलवे का, हाँ ईस्टर्न रेलवे का तो है, बिल्कुल सही। और एक और ECR का मुख्यालय हाजीपुर है। सर कोलकाता मेट्रो ना, कोलकाता मेट्रो को तो हम 17 में से नहीं काउंट कर रहे अभी। मतलब वो जो जोन से उसमें कोलकाता मेट्रो का तो खैर वही होने ही वाला है। उसके अलावा भी एक और रेलवे है, कोलकाता मेट्रो चले आप दे दिया, लेकिन एक और रेलवे है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी है। और मुंबई में तो पता ही है कौन कौन से 2 रेलवे का मुख्यालय है। मुंबई का वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। हाँ, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, बिल्कुल। उसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे का कहाँ पे है? का दिल्ली में। दिल्ली में है ना? दिल्ली में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और NCR का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, इलाहाबाद, प्रयागराज। देखिएगा शायद ऑप्शन में भी इलाहाबाद ना मिले। ठीक, प्रयागराज इलाहाबाद है ना। हाँ, और उसके अलावा साउथ वेस्टर्न का किधर है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय
हुबली सुना है नाम? बेंगलोर के आसपास कोई जगह है हुबली, और कंफ्यूज नहीं करना है हुबली और हुगली में, है ना। हुगली जो जगह है वो हावड़ा के पास है ना, और हुबली जो है वो है बेंगलोर के आसपास। तो इस तरह से सभी के मुख्यालय, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुख्यालय जो है इनके बारे में देखना जो है जरूरी है ना। इसके प्रश्न कभी कभी आ ही जाते हैं, एक दो एग्जाम के बाद वो घूम फिर के वापस प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। इसके अलावा और क्या देखना है जिसमें कि हम कर सकते हैं? क्या बोलूं, भारत में होने वाले इवेंट्स, आसपास के जो प्रमुख संगठन हैं जिसका कि भारत सदस्य है, जैसे कि ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स के और कौन कौन से सदस्य होंगे, है ना। और एक तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं कि इस बार G20 की अध्यक्षता किस देश को मिली है, क्योंकि भारत को मिली है। तो इस तरह के प्रश्न मतलब पूछे जाने की संभावनाएं जो है वो रहती हैं कि G20 की अध्यक्षता इस बार कौन से देश को मिली है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ अभी बुलेट ट्रेन जो प्रारंभ मतलब चलने वाली है, तो बुलेट ट्रेन का काम चल भी रहा है काफी तेजी से। तो इसमें किस देश ने तकनीकी और आर्थिक मदद पहुंचाई है, किस देश के सहयोग से भारत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कर रहा है, बताइए, है किसी को ध्यान? खैर ये पूछने की जरूरत नहीं, पता होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी। जापान सर। हाँ अच्छा, जापान के एक प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी थी किसी ने, शिंजो आबे सर। हाँ शिंजो आबे, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरह से मतलब जो भी चीजें रिलेट हो ना, तो उसके आसपास की चीजें जो है वो देख ली जाए, जिससे कि और जनरल नॉलेज ऐसा है कि आप एकदम रट के कि मैं इसको पढ़ के जाऊंगा और कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब फ्री हो जाएं कि काम से, तैयारी से, तो कोई चीजों को हल्के फुल्के तरीके से, है ना, देखते रहें, है ना। तो मैंने जो जिस साइट का जिससे प्रश्न थे उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ सुनील शर्मा साहब को, तो वो क्या आपको उसके साथ वो शेयर करते रहेंगे और उस पर आप चेक करते रहिएगा, उसमें अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो जब भी मन ना लग रहा हो, कुछ और नहीं कर पा रहे या नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर ये प्रश्न को देखते रहिए, है ना, जिससे कि आपका मन भी लगा रहेगा और तैयारी भी होती रहेगी। इसको स्पेसिफिकली डिसाइड करके कि मैं एकदम पढ़ लूंगा और अभी सब याद कर लूंगा और कल एकदम, वो बहुत मुश्किल काम है ना। उसके बाद फिर संविधान की कुछ धाराएं, कुछ अधिनियम, है ना, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। कि लीजिए, फिर ऑफिस से फोन आ रहा है, 1 मिनट। और क्या से मैं बात कर रहा था, इस विषय में बात कर रहा था, भूल ही गया। हाँ, तो मतलब भारत सरकार के प्रयासों, रेल के प्रयास प्लस सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा, सॉरी लंबी नहीं बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है?
सर हिमसागर। विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस है, मुझे लगता है चेन्नई से नॉर्थ ईस्ट में जाती है कहीं पे। असम के डिब्रूगढ़ से सर कन्याकुमारी आई थी। हाँ हाँ, मतलब वही दक्षिण से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट में जाती है, थोड़ा देख लीजिएगा, विवेक एक्सप्रेस है। तो इस तरह के प्रश्न हमको देखने हैं और उसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, ब्रॉडगेज जो होता है, मतलब हालांकि जीके का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। ब्रॉडगेज की जो अपना गेज कितना होता है, गेज ब्रॉडगेज 1676 mm। हाँ, वैसे ये तो आपका जनरली उसमें आ जाएगा, सेक्शन ए में पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये सेक्शन सी का भी सवाल हो सकता है, जनरल नॉलेज का भी सवाल हो सकता है ये। और अच्छा, पिछली बार पूछा था भारत में अपना रेल म्यूजियम कहाँ पे है? नेशनल रेल म्यूजियम किधर, कहाँ पे, कौन सी जगह पे? नई दिल्ली सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के जो अपने जो भी रेल के जो भी हैं, आरडीएसओ का हेडक्वार्टर तो मालूम ही है आपको। लखनऊ सर। हाँ, इस तरह से, इसी तरह से हम लोगों को एक से लिंक निकाल के चीजों को देखना है, समझना है ना। और वही है जनरल नॉलेज। तो अब 10वीं के स्तर, जब हम बोलते हैं कि 10वीं के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यही किया जा सकता है। विज्ञान का तो अलग से क्लासेस हो ही गई है मुझे लगता है। और इस विषय में मेरा एक और सुझाव रहेगा कि ये जो सेक्शन है, इसमें हिंदी के प्रश्न जो रहते हैं वो भी आते हैं, है ना। तो राजभाषा की क्लास हो गई है क्या अपनी? हाँ, तभी हो गई अब तो लगभग। हाँ, तो अभी आखिरी है ना, आखिरी है। तो राजभाषा के जो क्लासेस हैं उस पे राजभाषा के टॉपिक्स हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न जो है वो सीमित होते हैं, ठीक है। अब जब सीमित प्रश्न होते हैं तो उसको याद करने से क्या होगा कि आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि किसी भी खंड में अगर कोई प्रश्न नहीं याद आ रहा है ना, तो उस केस में राजभाषा के जो सवाल हैं अगर आपको अच्छे से आते हैं तो फिर आपको मदद रहेगी। अगर हमें 35 प्रश्न करने हैं और 10 प्रश्न राजभाषा के हैं और हमको उसके प्रश्न अच्छे से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस, तो क्या हम लोगों को बहुत सहूलियत रहेगी कि अपना जो सेक्शन है उसके परफॉर्मेंस को ओवरऑल अच्छा करने के लिए। अच्छा, भारत के पहले रेल मंत्री या इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। जॉन मथाई थे ना शायद पहले रेल मंत्री। जॉन मथाई साहब थे पहले रेल मंत्री भारत में। तो इस तरह के मतलब प्रश्न, और तो क्या कह सकता हूँ, और कुछ आपके तरफ से कुछ चाहिए या कुछ तो बताइए। अच्छा, समसामयिक पे एक और था मेरे पास मटेरियल में, देखता हूँ।
अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस तो चलती ही है ना, अब एक मैत्री पाइपलाइन भी बिछाने जा रहे हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन। अच्छा, प्रमुख बैंकिंग दरें फिलहाल 6 अप्रैल 2023 की स्थिति ये है, ये भी पूछ देते हैं कई बार, है ना। रेपो रेट की दर 6.5% चल रही है 6 अप्रैल तक, है ना। उसके बाद जब अगर अपडेट करेंगे तो उसके बाद की बात है ना। और रिवर्स रेपो रेट 3.37 हो रही है, बैंक दर जो है 6.75 हो रही है, और MSF जो रेट है वो 6.75 है। नगद आरक्षण अनुपात लिक्विडिटी रेशियो जो बोलते हैं 4% है, और सांविधिक नहीं, पता नहीं क्या, सांविधिक तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो तो ये 18%। विभिन्न दरें हैं कितने, एक बार पिछले बार HBA का रेट पूछा था, HBA का, है ना। तो उस तरह से बहुत सारे राष्ट्रीय बचत पत्र 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक जो छोटे छोटे बचत रेट पर जो अलग अलग इसकी रेट दे रखी है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष इस वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। ठीक है, तो अभी बाघों की संख्या 3167 हो गई है। ठीक है, 2006 में बहुत कम हो गई थी, 1411 ही बाघ बचे थे। अभी बाघों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर किससे रिलेटेड है? तो भाई वो बाघों को विलुप्त होने से बचाने से संबंधित है। अभी जापान के प्रधानमंत्री जो हैं वो फूमियो किशिदा हैं। ठीक है, वो हाल ही में भारत आए थे। तो जो लोग कभी हाल में भारत आते हैं ना, तो उससे प्रश्न बन जाता है कि ये इटली की प्रधानमंत्री का नाम है जॉर्जिया मेलोनी, है ना। तो वो भी आई थी। तो जो लोग हाल फिलहाल में भारत आए होंगे उससे भी सवाल बन जाता है। अब भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग हैं। अच्छा, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा, है ना, नीरज चोपड़ा का नाम तो सबने सुना होगा। नीरज चोपड़ा, हाँ, ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। ठीक है, तो ट्रैक एंड फील्ड का जो इवेंट होता है उसके अंदर तो उन्होंने जीता, लेकिन सबसे पहले गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ओलंपिक में कौन थे? व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा सर बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा, अच्छा एक चीज और, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था। हाँ, अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो अब हो गया है, और पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसको पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी अभिनव बिंद्रा ही थे। ठीक है,
तो अभी एक नीरज चोपड़ा का ध्यान आया, तो मुझे ध्यान आया कि नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में उनका कौन सा गेम है, कौन से खेल के में से संबंधित है? सर जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। हाँ, जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गए हैं, तो वर्ल्ड नंबर 1 होने वाले भी जेवलिन थ्रो में वो पहले भारतीय होंगे। तो मतलब किसी से पढ़िए तो उससे लिंक करके चीजें इससे ये जुड़ी हुई हैं, तो लिंक टू लिंक करते हुए हमें आगे बढ़ना है, जिससे जितना हो सके उतना हम सीख सकें। उसके अलावा हम थे कि ब्राउन भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ना। और एक चीज पूछा कि हरित मंत्रालय किसको कहा जाता है भारत में कभी कभी, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय को, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? अभी मुख्यालय भी है, उसको भी हमको ध्यान देना सांख्यिकी आयोग जो है स्टैटिस्टिकल कमीशन में यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है ना। तो इन सब जो बड़े बड़े और हमारे हाल में आरबीआई के गवर्नर साहब शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन शायद रोम में है, सेंट्रल बैंक द्वारा 2010 यूनेस्को जो है इसके लिए पेरिस में गवर्नर ऑफ द ईयर का सारे जो प्रमुख इससे हमें दो चीज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, शक्तिकांत दास है, मुख्यालयों पर ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरह से आईएईए बहुत गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नर का मुख्यालय वियना में है भाई। तो इस तरह से अभी आखिरी जो ये पिछली बार भी शायद मेरे को लगता है पूछा गया था, हैदराबाद में गेम हुआ था, उसका आयोजन कहाँ हुआ? जो फिजिकल रिसर्च बार के वैज्ञानिकों ने 2023 में किस शहर में लाइव राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उनका आयोजन कहाँ हुआ था? कि मौजूद बर्मिंघम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता का काफी ज्यादा उपयोग रहता है, खास करके न्यूक्लियर साइड में। तो उसके बारे में पता लगाया है हमारे CSIR के, बोलिए बताइए ना, वैज्ञानिकों ने अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अभी हाल में WPL भी हुआ था, विमेंस प्रीमियर लीग, तो उसकी विजेता टीम जो है वो मुंबई इंडियंस की महिला टीम बनी थी। अब कुछ एक प्रश्न विभिन्न इससे, चलिए भारतीय अब उसके बाद जैसे इसमें स्विस ओपन वगैरह दिया है, स्विस ओपन वगैरह बैडमिंटन में ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ऑल इंडिया चैंपियनशिप के बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ऑल इंडिया बोलते हैं, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हुआ था, उसके प्रश्न जो है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। टेनिस में भी आपका जो ग्रैंड स्लैम विचारों उसके सवाल जो है चल रहा है जाते हैं। बाकी लाठी से साल भर तो प्रतियोगिताएं होती रहती है, हर हफ्ते कोई ना कोई प्रतियोगिता होती रहती है, हर संडे को कोई ना कोई लाला लाजपत राय फाइनल होता है। उससे अब यहाँ पे आ जाता है लाला लाजपत राय आते हैं, मुख्य यहाँ से बातें आ जाती है कि उन्होंने जो कॉम्पिटिशन है उनके बारे में पता करना, मेरे शरीर पे पड़े हुए हर एक डंडे के प्रहार जो है। अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है साबित होंगे, तो उसमें है उसका नाम है फिनलैंड। जब हम यहाँ पे आते हैं फिनलैंड के बाद हम ध्यान देते हैं देश है प्रमुख जो हमारे पुरुष नाटो का 31वां सदस्य बन रहा है, उसके बारे में भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, है ना। उसके बाद और भी अन्य जो हमारे महापुरुष हैं उनके कहे गए जो प्रमुख कथन हैं उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। फिर उसमें एक और तथ्य था कि
किन क्रांतिकारियों को? अब ये प्रश्न जो है ये मतलब पूछा तो जा ही सकता है, लेकिन हमेशा इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। फिर भी 1908 में मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को इसी प्रकार से प्रश्न तो मतलब फांसी दी गई। मैंने बोला ना, चीजों को लिंक करके आप मतलब चीजों को आपस में जोड़ के, है ना, उसके बाद महात्मा गांधी का अध्ययन कीजिए तो आसान रहेगा। कोई सा भी एक इन्फॉर्मेशन कोई भी जैसे मिलता है तो उसके बाद इस तरह के प्रश्न जो है एक जो एक हरित क्रांति देखी तो हरित क्रांति के साथ साथ देख के श्वेत क्रांति जाना है, एक चीज पढ़ना है तो उसके अलावा आसपास भी क्या हो सकता है उसके बारे में भी मछली उत्पादन से संबंधित मेरे ख्याल से अच्छा जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसका नाम आजाद हिंद जब सरकार बनी थी क्या रखा गया था? तो नीली क्रांति में देखिए, है ना, का नाम शहीद द्वीप और दूसरे का सारे जो हैं उनको देख लीजिए। फिर उस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस पे आ गया तो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर हैं दुनिया के उन सबका देख लीजिए, है ना। उसके बाद रेलवे से रिलेटेड है तो सारे जोन्स हमको देख लेने हैं, उनके मुख्यालय देख लेने हैं। जो नए नए जैसे कि हम पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा वंदे भारत चल रहा है तो कौन कौन से स्टेशन के बीच में चल रहा है, वो कहाँ उसके कोचेस बन रहे हैं, वो मतलब जो भी चीजें पढ़ी है उसके इर्द गिर्द के जो सारी जो जानकारियां हैं वो हमको इकट्ठा करके चलना है। तभी जाके हमारा जो जनरल नॉलेज है वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच पाएगा। और थोड़ा किस्मत का जितने राज्य हैं हमारे उन सबके मुख्यमंत्रियों के नाम, अभी हाल ही में कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो गया है, उस तरह से अभी जो चुनाव हुए थे पहले उसके बाद खास करके जिन राज्यों के मुख्यमंत्री की चुनाव के द्वारा या चली थी अलग तरीके से भी बदल गए हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेना जरूरी है कि भाई कभी कभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भी तो हर एक जो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र शासित प्रदेश हैं कानपुर के उपराज्यपालों के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। कौन सा उसके बारे में देख लेना है, किस रेलवे बोर्ड के बारे में कौन से राज्य में ज्यादा होता है, मंत्री के बारे में देखना ही है, ठीक है। और इस तरह के मंत्रिमंडल में भी जैसे मैंने बताया था कि जो मंत्रिमंडल के जो मेन मेंबर्स हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए कैबिनेट के, रक्षा प्रणाली बराक। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। उसके बाद स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हमने डिस्कस कर भी लिया थोड़ा, है ना। ओलंपिक के बारे में भी मानव शरीर में विटामिन ए किया और संचित राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए, और अभी हमारा फीफा वर्ल्ड कप लीवर को ही कहते हैं ना, ये कहाँ हुआ तो वो भी देख लिया। उसके अलावा हम लोगों को क्या देखना है कि अगर अभी फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बाहर के जैसे जापान के आए हुए हैं तो उनके प्रधानमंत्री का नाम, इटली की आई थी उनका नाम, तो इस तरह से हम लोगों को उन सब के बारे में भी थोड़ा देख लेना है। महत्वपूर्ण देश जो है बड़े बड़े देश, उनकी राजधानियों के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। कई सारी क्रांति जो है सभी राज्यों और राजधानियों के बारे में पता होना ही चाहिए, है ना। और उसके अलावा भी हमने जोन्स के बारे में हेडक्वार्टर संबंध डिस्कस कर लिया, वो भी पहले पूछा गया है जो है। तो इस तरह से हम लोगों को मतलब पूरा चारों तरफ से कोशिश करना है कि क्रांति पूछ रहे हैं, बैलेंस हो सके, हर एक संबंधित है सब्जेक्ट हर एक फॉर्म उस तरह से चलना है, उस सही तरीके से मतलब उम्मीद करते हैं कि जितने देर अपन डिस्कस किए काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन थोड़ा शेयर हुआ है। सारा तो हो नहीं सकता है, तो और आपके तरफ से कोई